गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। इन प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने डील किया बेटा कि एनी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने चारों तरफ क्या करता है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी कंडक्टर हो या करंट कैरिंग वायर हो, अगर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी देखे, निडल कॉम्पास ला करके वो किस तरीका से डिफ्लेक्ट करता है। अलग अलग उसने एक्सपेरिमेंट किया बेटा। कभी अप डायरेक्शन में किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका, नीचे चार्ज पार्टिकल को देखा तो अपने पाथ से वो डिविएट कर दे रहा है। ये सारा कुछ हम लोग डील फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बताए थे, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़े हो, लेकिन फिर भी हमने आपको उसमें हाफ एंड आवर्स दिया। क्या डायरेक्शन का था बेटा? मूल मंत्र, दो मूल मंत्र आपको दिए थे। फर्स्ट कि आप अपने हथेली को फर्स्ट वेक्टर के तरफ रखो और सेकंड वेक्टर के तरफ मोड़ दीजिए। अंगूठा आपका क्या दे देगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। रिपीट, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर के तरफ ये हथेली रखिए, आई में है, जे में है, के में है, और सेकंड वेक्टर के तरफ मोड़ दीजिए। अंगूठा आपको क्या दे देगा बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। और एक क्या बताए थे? राइट हैंड पाम रूल था। वही बात उसमें क्या था कि फर्स्ट वेक्टर को आप अंगूठा के तरफ रखिए, सेकंड वाले को फिंगर के, सेकंड वाला जो ओपन 4 उंगली फिंगर है उधर, और आपका पाम क्या डायरेक्शन दे देगा? रिजल्टेंट का। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में हम दोनों आपको बता चुके। वो दो इसलिए बताए कि कहीं पे पहला बड़ा इजीली सटीक बैठेगा, कहीं दूसरा बहुत इजी होगा। इजी होगा, सॉल्व दोनों से होगा, एक से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर दो आपके माइंड में रहेगा तो चीजें बड़ा आसान है। सर फिर से रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हथेली को फर्स्ट वेक्टर के तरफ रखिए, सेकंड के तरफ मोड़िए। अंगूठा आपका क्या दे देगा? रिजल्टेंट। या अंगूठा को रखिए फर्स्ट वेक्टर के तरफ, सेकंड वेक्टर के तरफ ये सारा फिंगर, और यहां पे जो आपको पाम है वो आपको क्या दे देगा बेटा? आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। एक हो जाता है राइट हैंड पाम रूल और एक हो जाता है थंब रूल। दोनों एक है, बस तरीका अलग अलग है। सर दो क्यों बताए? एक से क्या पूरा मैग्नेटिज्म नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या होता है कहीं पे कोई चीजें बड़ा आसान हो जाती है। जब भी करंट देखेंगे फर्स्ट वेक्टर में तो दिखाएंगे अभी जस्ट आपको बायोट सेवर्ट लॉ में। चलिए, लास्ट क्लास तक हम पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि मैग्नेटिक फील्ड का काउज क्या है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जाता है तो नीडल कंपास आपका वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा, जस्ट उसको रिवर्स करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा। ये सारा कुछ ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया कि अगर रेस्ट में कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। यहाँ से इंश्योर हो गए कि कोई भी करंट वायर होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है उसमें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो प्रोड्यूस करता तो रेस्ट में रखा हुआ चार्ज पार्टिकल भी मूव कर जाता। क्लियर है? ये सब कुछ बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। लेकिन अगर मूविंग चार्ज अगर रखेंगे किसी करंट वायर के आसपास तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाता है। ऊपर जाएगा तो ऊपर से डिफ्लेक्ट, नीचे जाएगा तो नीचे से डिफ्लेक्ट, निगेटिव के लिए कुछ और डिफ्लेक्शन। तो वो अलग अलग एंगल में प्रोजेक्ट करके देखे, और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रिजल्ट है बेटा। चाहे ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हो या और कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी किए थे, क्वालिटेटिव। अब इस बार हम लोग डील करेंगे बेटा क्वांटिटेटिव स्टडी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया करंट कैरिंग वायर से, लेकिन कितना प्रोड्यूस होगा, आगे कितना फोर्स आएगा। तो अब जो भी होगा सब क्वांटिटी में आएगा, कितना, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स। चलिए, तो क्वांटिटेटिव में बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी सबसे पहले देखेंगे। इसके लिए 4 साइंटिस्ट जो कि बड़ा पॉपुलर हुए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए बायोट सेवर्ट लॉ। हालांकि ये तीनों का सभी का कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले फ्रांसियोसिस एरागो बेटा, उसने क्या बोला था? करंट कैरिंग वायर, आपको कल भी बताए थे कि CCW हमेशा हम फ्रीक्वेंटली लिखेंगे, इसका मतलब होता है करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज एन ऑर्डिनरी मैग्नेट इन इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन फीलिंग्स। अभी ये दोनों का यूज कुछ आगे है, अभी हमको मेनली फोकस करना है बेटा बायोट सेवर्ट लॉ पे।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालने में किनका किनका कंट्रीब्यूशन रहा वो तो बताना पड़ेगा ना। तो अरागो साहब ने क्या बता दिया था बेटा, करंट कैरिंग वायर बिहेव करता है ऑर्डिनरी मैग्नेट की तरफ और वो अट्रैक्ट करता है आयरन फिलिंग्स को। अब एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर, एम्पियर जो कि आप लोग ऑलरेडी करंट का यूनिट सब कुछ जानते हैं। एम्पियर ने क्या बोला था बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर एंड लॉज ऑफ गवर्निंग दिज इंटरेक्शन। इसने क्या निकाला था, एम्पियर ने आपका क्या निकाला था कि दो इस तरीका से करंट कैरिंग वायर होगा, दो करंट कैरिंग वायर होगा, इसमें I1 फ्लो हो रहा, इसमें I2 फ्लो हो रहा, और वो कोई मैटर नहीं करता, एक ऊपर I1 एक नीचे I2। तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। तो ये एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट दिए थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट। और एक बड़ा अच्छा यहाँ से आता है डिफाइन करने के लिए 1 एम्पियर का करंट कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर, और किस तरीका से 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक करंट में डिफाइंड किए ही थे क्यू और टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे फोर्स के टर्म में एम्पियर साहब ने फोर्स पर यूनिट लेंथ से करंट का डिफिनेशन दिया था। एकदम सर के ऊपर से जा रहा होगा, कोई हेडेक नहीं, आगे तो इसको हमको 2 लेक्चर में पढ़ाना ही है एम्पियर वाला। 2 करंट कैरिंग वायर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, 2 करंट कैरिंग वायर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है बेटा, इसीलिए हम लोग निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से एम्पियर साहब ने 1 एम्पियर का डिफिनेशन भी दिया था। चलिए वो बात की बात है, हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ये टॉपिक को हम अलग से डील करेंगे। तो ये दोनों साइंटिस्ट का हो गया बेटा। अभी जो हमको पूरा फोकस करना है जीन बैप्टिस्ट बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट, हम लोग जनरली इसका नाम रखते हैं बेटा बायोट सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ करके इसका हम लोग पॉपुलर नाम है। ये क्या दिया था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, बायो सेवर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वांटिटेटिव स्टडी किया था, लेकिन वो क्वांटिटेटिव स्टडी जो था बेटा वो सिर्फ स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। हम बार बार समझा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। ये पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताए थे, जैसे आप समझिए बात को, यहां से करंट कैरिंग वायर है, ये मान लेते हैं पूरा का पूरा वायर है, इस वायर के वजह से पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसा वो डिस्कस नहीं किए थे। उन्होंने बताया था कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी एलिमेंट के वजह से कितना होगा, इस एलिमेंट के वजह से पी कितना होगा, इस एलिमेंट के वजह से पी कितना होगा। सिंपल सा बात है। अच्छा, आपको भी पता है ना कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड था, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड था, एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या उसको अलग अलग तरीका से कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में यूज किए थे कि नहीं। कैसे, बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो सर अगर आपको एक एलिमेंट का मिल जाएगा पी पॉइंट पे तो आप पूरा इंटीग्रेट करके तो निकाल ही सकते हैं। यस सर, लेकिन बायो सेवर्ट लॉ ने स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड दिया था, और ये भी क्या था बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। फिर से बता रहे हैं, ये भी क्या था आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, इंपेरिकल रिलेशन था। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, ओनली वैलिड फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट। अभी सब बताएंगे कि स्मॉल करंट एलिमेंट सब क्या होता है। चलिए देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था बेटा, फॉर्मुलेटेड इंपेरिकली अराउंड 1820 में, 1820 के अराउंड में ये दिया था। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कल भी बताए थे बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बेटा बी से। अब स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, मतलब स्मॉल के वजह से बी नहीं होगा, क्या होगा स्मॉल के वजह से बेटा डीबी, स्मॉल की वजह से क्या होगा डीबी, और इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। तो बायोट सेवर्ट लॉ हम लोग अब जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट के लिए रिजल्ट देने वाला है। चलिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अब ध्यान से सुनोगे बेटा। ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये कोई, अच्छा ऊपर कर देते हैं, कोई करंट कैरिंग वायर है। आइए बेटा इस सबको हटाते हैं यहां से हम लोग। चलिए देखिए, आराम से सीखिएगा बेटा, सब कुछ सिखा देंगे इसमें हम लोग। बायो सेवर्ट लॉ, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ का। देखिए बेटा, कोई भी करंट कैरिंग वायर इस तरीका से है, ठीक है, यस सर,
अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड P पे निकालना है और यहाँ पे I का फ्लो हो रहा है बेटा, और किसी भी आप पूरे वायर के लिए तो निकाल नहीं सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। इस एलिमेंट का नाम क्या है बेटा? DL। इस एलिमेंट का नाम क्या है? DL। तो इस DL के वजह से, इस करंट कैरिंग वायर में इस DL एलिमेंट के वजह से P पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, हम P पॉइंट से इस एलिमेंट को जोड़ दिए और इसको बोल दिया बेटा R वेक्टर। ठीक है, R वेक्टर, करंट स्मॉल एलिमेंट R वेक्टर P पॉइंट पे। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या किए हैं, दिस I इज, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा, यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? DB। DB क्यों बोले सर? क्योंकि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के वजह से निकल रहा। दिस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपका करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा स्मॉल एलिमेंट के वजह से। दिस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस DL। मतलब सर ये एलिमेंट आपका जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ये साइज बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सर एकदम क्लियर है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना बड़ा DL उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, दिस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब क्या है बेटा कि जितना आप दूर जाते जाओगे इस करंट कैरिंग वायर से उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, लेकिन स्क्वायर के रेशियो में जाएगा बेटा। दिस DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर हो गया। एंड दिस DB ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा। सर ये थीटा कौन सा है? दिस DB इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन थीटा, और ये थीटा किसके किसके बीच में है बेटा? ये है, ये करंट कैरिंग वायर जो जा रहा है ये DL के बीच में, ये DL के यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, समझ में आ जाएगा कि ये DL अगर आप ले लिए, ये DL और ये R के बीच में थीटा है। फिर से समझा रहा है बेटा, ये वाला देखिए, ये DL ले लिए आप और यहाँ से आपका अगर ये R डिस्टेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला करंट कैरिंग एलिमेंट ये DL और ये R के बीच में जो थीटा है उसको हम लोग ले रहे हैं थीटा। मीन्स दिस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ध्यान रखिए, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी समझ में आता है। करंट ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, एलिमेंट का डिस्टेंस ज़्यादा, DB भी ज़्यादा। अगर जितना ज़्यादा दूर जाते जाइएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। एंड दिस DB इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा। इफ यू आर कंबाइंडिंग ईच अदर, सबको अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो दिस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? I DL साइन थीटा। देखो तो बेटा ये डायरेक्टली सामना सामने है ना, I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। दिस DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। और जहां आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या जाता है बेटा? न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π। ये कांस्टेंट है बेटा, आपको भी पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, न्यू नॉट बाई 4π I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ये सारा का सारा कुछ हम लोग अभी डील कर रहे हैं स्केलर फॉर्म में। ये सारा का सारा डील कर रहे हैं किसमें बेटा? स्केलर फॉर्म में। तो स्केलर फॉर्म में DB का क्या आया फॉर्मूला? न्यू नॉट बाई 4π I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। अभी आप न्यू नॉट वगैरह कुछ नहीं जानते हो, अभी सिंपल सा बस हम एक कांस्टेंट बोले जिस कांस्टेंट का नाम है न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4π। तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, सुनोगे भी ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P, दिस इज कॉल्ड DB। तो न्यू नॉट बाई 4π I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से कुछ कुछ बातें। इस DL को क्या बोलते हैं बेटा? इस DL को बोलते हैं हम लोग एक एलिमेंट वेक्टर, एक एलिमेंट डिस्टेंस एलिमेंट वेक्टर। ये एलिमेंट लेकिन, और ये एलिमेंट क्या होता है बेटा? ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए बोले थे आपको एलिमेंट वेक्टर बोल दो, एलिमेंट डिस्टेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो,
एलिमेंट डिस्टेंस बोल दीजिए। और इसके बाद एक डिफाइंड करते हैं टर्म आई डी एल। आपको भी पता है बेटा आई कैसा क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है आई तो, और डी एल कैसा क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना है, आपका किस तरफ आप कट किए हैं एलिमेंट। मान लेते हैं यहाँ तो सीधा सीधी है ना, अगर आप इस तरीके से यहाँ पे कट किए, यहाँ पे कट किए, तो ये मैटर करता है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो डी एल क्या हो गया बेटा, ध्यान से सुनिएगा, डी एल हो गया आपका वेक्टर, डीएल हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये डीएल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग बोलते थे बेटा, वहां पे वेक्टर में, यहां पे डीएल हो गया आपका वेक्टर, और आई क्या हो गया बेटा आपका स्केलर, आई क्या हो गया स्केलर। हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइंड कर देंगे। अगर दोनों को अगर आप कंबाइंड कर देते हैं तो क्या आ जाता है बेटा आई डीएल, और इसी डीएल को ऐसे करके वेक्टर दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा आई डीएल को क्या बोलते हैं बेटा, करंट कैरिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट कैरी कर रहा करंट उसी को बोलेंगे बेटा आईडीएल। तो एलिमेंटल करंट ये भी बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं अलग अलग बुक में, आईडीएल को कुछ और बोलते हैं, डीएल को कुछ और बोलते हैं। डीएल ध्यान रखिएगा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, आई हमेशा क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा। आईडीएल को अगर आप कंबाइंड कर दीजिएगा तो करेंट एलिमेंट वेक्टर उसको बोलते हैं, क्या नाम देंगे, करेंट एलिमेंट वेक्टर। तो आईडीएल को कंबाइंड करके हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, आईडीएल वेक्टर को करंट कैरिंग एलिमेंट। ये आर वेक्टर क्या है बेटा, ये है सर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा आगे थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा हम इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंटली यूज आएगा, मतलब 1000 टाइम्स आएगा यूज मैग्नेटिक फील्ड लिखने का, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हम लिख देंगे। तो आई थिंक सारा टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया कि आपको आई के बारे में पता है सर, ये करंट होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये डीएल क्या होता है सर, ये एलिमेंट वेक्टर होता है, इसका नाम है बेटा एलिमेंट वेक्टर। ये क्या है, करंट जो कि स्केलर है, और दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो आई डीएल वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर। आर वेक्टर क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए एक बार इसको और हम समराइज करेंगे। अभी 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 सिर्फ स्केलर फॉर्म में करा है बेटा, स्केलर फॉर्म में तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। जब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको वेक्टर में ही डील करना पड़ेगा। चलो बेटा ये मेरा साफ सुथरा हो गया। अब चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट बार फिर से स्टार्ट लेते हैं बेटा, एक बार और स्टार्ट लेते हैं। देखिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे आप ले लो बेटा कोई डीएल, यहाँ पे कोई ले लो डीएल, और यहाँ पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी आर दूरी पे। ये हो गया आपका डीएल, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर दूरी एलिमेंट से पी पॉइंट पे आपको निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देगा, और दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी जस्ट निकाले ना स्केलर फॉर्म में, कैसे निकाले, दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना करंट उतना मैग्नेटिक फील्ड, जितना एलिमेंट उतना ही, जितना साइज का एलिमेंट लोगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दिस dB इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कंबाइंड ईच अदर, और ये क्या हो जाता है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। चलिए अब अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, सब कुछ सेम बेटा, न्यू नॉट बाई 4 पाई, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस आर वेक्टर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू। आप तोड़ करके देख लीजिए बेटा, आई डी एल, देखो बेटा सर इसको तोड़ के देखते हैं, आई डी एल आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू। एक आर से ये चला गया तो कितना हो गया, स्क्वायर, देखो तो वही आ गया कि नहीं बेटा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब ये आपका क्या हो गया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में हो गया सर, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और ये किसके फॉर्म में हो गया सर, ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म में।
बायो-सेवर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म कर दिए, बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म कर दिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अगर आप R क्रॉस I dl करते तो भी तो रिजल्ट यही आता, क्या हो जाता R dl डिवाइडेड बाई आर क्यू, इधर हो जाएगा साइन थीटा, तो कट के तो वही आ जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। बायो-सेवर्ट लॉ ने बताया था I dl क्रॉस R, आप अपने मन से R क्रॉस I dl कभी मत कर देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाई आर क्यू, दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये वेक्टर फॉर्म के बाद ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म अगर आपको आता है तो इस वेक्टर फॉर्म से तो स्केलर फॉर्म आराम से निकाला जा सकता है। तो क्लियर हो गया बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट, हाँ थीटा हमेशा याद रखिएगा, थीटा किसके किस दी, हाँ यहाँ पे दिस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इज बिटवीन, दिस थीटा इज बिटवीन आइडियल एलिमेंटल करंट एलिमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है, जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये जो डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर के बीच में, अगर वेक्टर लगाना है तो इसे यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए और यहाँ पे आई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। स्केलर में वेक्टर को हटा दीजिए, आगे बढ़े, एकदम क्लियर हो गया। बायो-सेवर्ट लॉ, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई dl क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, एंड दिस इज द स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म इसको तोड़ दोगे तो साइन थीटा आ जाएगा और एक आर से आर कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा दिस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन थीटा आएगा कई जगह, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थीटा किसके किसके बीच में है, सर करंट एलिमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आर, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच का एंगल है बेटा ये थीटा। चलिए अब इस पे कुछ बेस्ट फैक्ट्स बताते हैं बेटा, दिस डीबी, इस पे कुछ फैक्ट्स समझ लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी होगा बेटा तो ध्यान रखोगे हमेशा से कि दिस डीबी और ये आइडियल, दिस डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट आइडियल। आई यहां पे देखिए बेटा, आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है कि आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाता है कि, तो क्या आपको ये समझ में आता है बेटा कि आई वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द के एंड जे वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द के। आ रहा बात समझ में, या और देखिए बेटा, ये देखिए और कुछ दिखा रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया थीटा। अगर आपको हम बोलेंगे बेटा ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, तो क्या करोगे, ए पे हाथ रख दो, ए पे इस तरीके से हाथ रख दो, बी के तरफ घुमाओ बेटा, तो अंदर के तरफ अंगूठा जा रहा है ना, अंदर के तरफ अंगूठा जा रहा। या अगर आपको बोलेंगे बी क्रॉस ए निकालो, तो सर बी पे इसे करके हाथ रख दिए, ए के तरफ घुमाए, देखो तो अंगूठा इधर आ रहा कि नहीं बेटा, हाँ सर इधर आ रहा। ऑब्जर्वेशन देखिएगा बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बी के तरफ आप हाथ रखे, ए के तरफ घुमाए, तो ये जा रहा वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर मान लेते हैं कोई सी वेक्टर आ गया। ये बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, ये पूरे के पूरा बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा माइनस सी वेक्टर, वो तो जस्ट उल्टा ही होगा डायरेक्शन में। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है सर, ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा, बी पे हाथ रखे, ए के तरफ घुमाए, अंगूठा आपके तरफ आ गया। अगर अंगूठा आपके तरफ आया बेटा, मतलब मान के चलो कि यही आपका अंगूठा का डायरेक्शन आ गया, ये वाला, तो अगर आप देख रहे होगे बेटा, तो ये जो फाइनल आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये बी पे भी परपेंडिकुलर है और ए पे भी परपेंडिकुलर है। सर देखो ना, अगर जो आपका आंसर आया है वो जो आपका आंसर आया है, ये आंसर तो यही सी वेक्टर तो यही होगा ना, देखिए ना एरो आपके तरफ जा रहा है, कहीं पे भी सी वेक्टर होगा। ये सी वेक्टर जो आपका आया है, सी वेक्टर या माइनस सी वेक्टर उससे मतलब नहीं है, ये जो सी वेक्टर आया है, ये बी वेक्टर का हमेशा परपेंडिकुलर है कि नहीं, और कहीं भी चले जाओ ए वेक्टर का भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। इट मीन्स दैट आप हमेशा ध्यान रखना बेटा इस चीज को, देखिए ध्यान से, फिर से डील कर रहे हैं। अगर एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर बराबर अगर आपका जेड वेक्टर आ गया, एक्स वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, फिर से डील कर रहे हैं बेटा, ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, दोनों के बीच में अगर एंगल है थीटा, या इस तरीके से आपका एक्स वेक्टर है और ये आपका वाई वेक्टर है, ठीक है बेटा।
एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर, ऐसे करके हाथ घुमा तो अंगूठा आपका रिजल्टेंट देगा कि नहीं सर, यही रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट कहीं पे भी आया, देखिए बेटा ये रिजल्टेंट कहीं पे भी आया, दिस रिजल्टेंट इज ऑलवेज, एक्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द जेड वेक्टर। जो आंसर आया है देखिए ना, आंसर जो भी आया है देखिए तो बेटा हमेशा एक्स और जेड में क्या हो रहा है 90 डिग्री, एंड दिस वाई वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द जेड वेक्टर। ये सर देखिए ना कहीं पे भी रिजल्ट आ जाएगा, देखिए कहीं पे भी रिजल्ट आ रहा है, देखिए तो हमेशा परपेंडिकुलर, देखिए ना वाई लाइन ऐसे करके है और ये लाइन ऐसे करके है, तो ये हमेशा तो 90 डिग्री ही बना रहा। मीन्स सर अगर x क्रॉस y बराबर z वेक्टर मीन्स x वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द z वेक्टर, y वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द z वेक्टर, बट x वेक्टर एंड y वेक्टर, x वेक्टर एंड y वेक्टर may not be perpendicular to each other, may or may not be perpendicular to the each other। समझ में आया? अगर x और y के आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं सर परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए सर x क्रॉस y रिजल्टेंट यही z वेक्टर जा रहा। अब यहाँ पे एक्स वाई ये भी है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे एक्स जेड का भी परपेंडिकुलर हो गया, वाई जेड का भी परपेंडिकुलर हो गया, और एक्स वेक्टर आपस में भी वाई वेक्टर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना क्रॉस प्रोडक्ट आएगा सब में आप ये बातें लिख सकते हैं, सारे में बात आप लिख सकते हैं बेटा, फिर से डील कर रहे हैं इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर हो गया तो पी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, क्यू वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। P क्रॉस क्यू, ये P हो गया बेटा, ये Q हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा P से Q घुमाओगे तो यही रिजल्टेंट आने वाला है, यही रिजल्टेंट आने वाला। अंगूठा देखिए ना, अंगूठा आपके तरफ, मतलब सर इसी प्लेन में जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा, ये दो क्रॉस वेक्टर जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं वो इन प्लेन में होगा, मतलब बोर्ड के प्लेन में होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। एकदम क्लियर हो गया कि दो वेक्टर जिसको क्रॉस करते हैं वो प्लेन में होता है, तभी तो हम हाथ घुमा पाएंगे उस प्लेन में, और जो रिजल्टेंट आता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है। ये सब भी क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था। हम लोग एज्यूम करके बैठते हैं बेटा कि ये सारे चीज बच्चों को आता है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है कि हम लोग मान के चलते हैं कि बच्चा क्लास 11th में पढ़ चुका है। देखिए इसको डील करने में हम कम से कम 10 मिनट लिए, क्योंकि हमको पता है ये हर जगह आपको लिखना पड़ेगा, ये चीजें आपको हर जगह मेंशन करना पड़ेगा हर एक रिजल्ट के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़े बेटा। यस सर आगे बढ़िए। तो दिस डीबी क्या हो गया बेटा, दिस डीबी इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। तो क्या हो गया, रिजल्ट क्या हो गया बेटा, दिस डीबी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डीएल वेक्टर। आप डीएल वेक्टर भी ले सकते हैं और आई डीएल भी लेकर के चलो, मेन वेक्टर तो वही है डीएल वेक्टर, वो तो करंट को हम इसके साथ रख दिए ताकि इसको करंट एलिमेंट वेक्टर बनाया जा सके, आई पे नहीं बेटा, ठीक है। आई डीएल वेक्टर हो गया पहला ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं बेटा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल रहा इस फार्मूला से। ऑब्जर्वेशन देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये, इसी में देखिए बेटा डी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर, दिस डीबी इज ऑलवेज, ये दोनों का दोनों ऑलवेज होगा, स्केलर ऑलवेज। This dB is always perpendicular to the DL vector. This dB is always perpendicular to the R vector, always. And IDL vector and R vector may or may not be perpendicular to each other. वो परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर इस तरीका से है, यहाँ पे आपका करंट एलिमेंट हो गया आई डीएल वेक्टर और आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर यहाँ पे। अब देखो तो बेटा ये आई डीएल तो इधर हो गया, आर इधर हो गया, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे आई डीएल और आर के बीच में अगर इसी लाइन को अगर हम इधर कर देते हैं तो अब ये थीटा आ गया कि नहीं। तो आई डी एल आर, और दूसरी बात एक अच्छा ऑब्जर्वेशन ये है भी है बेटा,
आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होगा, आइडियल क्रॉस आर इन अ प्लेन एंड डीबी वेक्टर इज ऑलवेज, डीबी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए यही प्रॉब्लम आता है मैग्नेटिज्म। अब ये सब जब बातें लिखाते हैं तो बच्चा को लगता है कि सर किस जोन में वेक्टर में लेकर के चले गए। दोस्त यही सेम काम सब कुछ करना है। अभी जितने क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा आपका बोर्ड के लिए, तो आपको स्टॉक दे दिए कि आप यहां से लेकर के यहां तक तो हर जगह छाप दो। टॉर्क बराबर होता है बेटा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टॉर्क बराबर क्या होता है? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या बोलोगे बेटा कि टॉर्क वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एम वेक्टर। टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एम एंड बी मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एम एंड बी इज इन अ सिंगल प्लेन। टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन। कितना कुछ बताया। एफ वेक्टर बराबर अगर आ जाएगा आइडियल क्रॉस बी होता है बेटा, आइडियल क्रॉस बी वहां पे होगा। तो डीएल क्रॉस बी होगा तो सर दिस एफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डीएल वेक्टर। दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस डीएल एंड बी मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस डीएल एंड बी लाई इन अ सिंगल प्लेन एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डीएल एंड बी वेक्टर प्लेन। कहीं कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना? एक बार सीखे और हर जगह हम अप्लाई कर देंगे। एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन आ गया बेटा, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन सर आपके सामने मेरा आ चुका है। अब तीसरा क्या होगा बेटा? अब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो बताइए। दो ऑब्जर्वेशन तो हम बता दिए सर, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी बता देते हैं सर। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका होगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन दिस डीबी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। सर इसका मतलब क्या है बेटा? अगर आपने एलिमेंट यहां पे काटा, मतलब आइडियल वेक्टर अगर आपका यहाँ पे हो गया और आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसका आंसर होगा जीरो। क्यों? कि सर अगर आइडियल और आर के बीच में थीटा कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। और अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ से देखो तो बेटा जीरो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। मीन्स डीबी वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब डीबी वेक्टर कैसा बिहेव करेगा बेटा? नल वेक्टर की तरह। चूंकि ये वेक्टर है ना तो नल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। अच्छा सर अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा? सर 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि आपका करंट एलिमेंट वेक्टर तो यही था आइडियल वेक्टर जो कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था, और आपका जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर इधर कर लेना है बेटा, इस साइड करोगे। तो अब बताओ तो बेटा दोनों के बीच में थीटा कितना हो रहा है? 180 डिग्री। और थीटा जब 180 डिग्री होता है तो साइन 180 डिग्री भी क्या होता है बेटा? जीरो। मीन्स दिस डीबी वेक्टर बराबर क्या हो गया? जीरो। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा बेटा? एक नल वेक्टर की तरह होगा जो कि क्या होगा? जीरो होगा। मीन्स कहने का सेंस है कि आपका जो एलिमेंट है और आर वेक्टर है अगर एक ही लाइन में पड़ गया बेटा, एलोंग द डायरेक्शन में पड़ गया, या तो एलोंग में या तो ऑपोजिट में, मीन्स बात है कि एक ही लाइन में अगर आपका एलिमेंट और आर वेक्टर पड़ गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार थीटा बराबर 0 डिग्री पे डिफाइन करते हैं, एक बार थीटा बराबर 180 डिग्री पे करते हैं, और एक बार थीटा बराबर कितना डिग्री पे कर देंगे बेटा? 90 डिग्री पे। जब 90 डिग्री पे कर देंगे तो आपको भी पता है आइडियल कांस्टेंट ले लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा बेटा? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैसे सर? क्योंकि साइन 90 कितना होता है बेटा? साइन 90 आपका कितना हो जाता है सर? सर साइन 90 हो जाता है 1। साइन 90 आपका 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मीन्स कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? एक ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन, और तीसरा क्या है बेटा? थीटा के टर्म में हम वेरी करा दिए। थीटा 0 डिग्री पे 0, 180 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम भी होगा। मैक्सिमम भी बोला जा सकता है न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि साइन 90 क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन था किसके रिगार्डिंग, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसको हम रिवाइज आप लोग खुद कर लेना बेटा। ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म में, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ऑब्जर्वेशन ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर, ये और ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इन प्लेन में लाई करेगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन में लाई करेगा, इस वाले प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थीटा का वेरिएशन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के हिसाब से नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए बेटा। सब ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं करेंगे, अब कंक्लूजन तो एक तरीके से बता ही रहे हम। ऑलरेडी 35 मिनट्स निकल चुके हैं। चलिए चलिए जल्दी करिए बेटा, जल्दी कर लो इसको, जल्दी नोट करिए। अब हम बस किस पे फोकस करेंगे, अब उस पे फोकस करेंगे बेटा हम इसको, चलिए कहाँ पे है, अब फोकस करेंगे हम लोग डायरेक्शन पे। 2-3 बातें तो हो गई, अब चलिए अब हटाते बेटा, अब हम लोग फोकस करते हैं डायरेक्शन पे। अब हम लोग फोकस करेंगे डायरेक्शन पे कि डायरेक्शन किस तरीके से निकाला जाएगा, और डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन कराते जाएंगे। अब फटाफट सब कुछ होते जाएगा बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट बार वो कोई रिपीट नहीं करे बेटा, वही सेम चीज़ को एक बार बस फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिख देते हैं सर, दिस डी वेक्टर बराबर न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये हो गया स्केलर फॉर्म में, और स्केलर, और ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, और स्केलर फॉर्म में हो गया न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कभी मत भूलना बेटा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, कितना बार हम रिपीट कर रहे हैं आपके सामने, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, आई डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ठीक है सर, ऑब्जर्वेशन वगैरह सारा कुछ तो हो ही गया, सब कुछ, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन आपको दे दिए। अब डायरेक्शन की बात सुनिए बेटा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन की बात सुनिए। डायरेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, देखिए ध्यान से। सर यही आप काम किए थे ना, देखो बेटा, ये था आई, ये था डी एल। अच्छा, ये आई डी एल वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन एज सेम एज करंट, डायरेक्शन एज सेम एज करंट। जिधर करंट जा रहा बेटा उधर ही आप, जिधर आई का डायरेक्शन होगा, जिधर आई का डायरेक्शन होगा उधर ही आई डी एल का भी डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होता है। आई बोले, आई अगर ऊपर जा रहा तो आई डी एल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, ऊपर की तरफ हो जाएगा। सर ये क्लियर हो गया। अगर आई नीचे जा रहा तो आई डी एल का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको निकालना है आर वेक्टर पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल के बैठ चुके हैं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सर, स्केलर में ये होता है, वेक्टर में ये होता है। हम बोलेंगे बेटा डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन बताने के लिए सर देखिए, डायरेक्शन में आप ही 2 तरीके से सिखाए थे, आई डी एल क्रॉस आर है। आप क्या काम कर लो बेटा, आई डी एल पे अपना हथेली रखिए, आई डी एल पे अपना हथेली रखिए, और आर वेक्टर की तरफ फिंगर को कर्ल कर लिए, फिंगर को कर्ल कर लीजिए, यही हो जाएगा थंब रूल। तो देखो तो बेटा, आई डी एल ऐसे है, आई डी एल ऐसे है, तो आई डी एल की तरफ अपना हथेली रख देते हैं हम। आई डी एल कैसे है बेटा, आई डी एल सर ऐसे करके है, आई डी एल ऐसे है, तो आई डी एल पे अपना ये रख दिए। लेकिन आपको घुमाना कितना है, आर के तरफ। आर किधर है बेटा, पी पॉइंट की तरफ आपको घुमाना है। अगर आप ऐसे रखोगे बेटा, देखते जाओ, अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या पी पॉइंट की तरफ आपका फिंगर कर्ल हो रहा, नहीं सर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। तो क्या करो बेटा, पहले से आप हाथ को ऐसे रख दो। अब देखो तो आई डी एल ऐसे रख दिए, अब आर वेक्टर किधर है, पी वेक्टर, पी की पॉइंट किधर है बेटा, पी सर इधर है, हाँ सर इधर। अब आराम से मेरा फिंगर कर्ल हो जा रहा, फिंगर मुड़ जा रहा। तो देखो तो बेटा अंगूठा कहाँ पे आ गया, अंगूठा सर आपका अंदर में आ गया, अंगूठा अंदर में आ गया, अंगूठा अंदर में आ गया, मतलब माइनस के वेक्टर। और माइनस के वेक्टर को ही क्या बोले थे बेटा, क्रॉस, याद है ना। इधर जाएगा, मेरे बाहर की तरफ निकलेगा तो डॉट के वेक्टर। डॉट में क्या होता है बेटा, डॉट का मतलब होता है के वेक्टर, और क्रॉस में क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर। क्रॉस में क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर। समझो बेटा, समझो समझो। आई डी एल इधर है,
आर आपका इधर है। एक बात तो तय हो गया कि आई डीएल और आर कहीं ना कहीं ये किस प्लेन में है बेटा, एक्स वाई प्लेन में है। कहीं ना कहीं ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो पक्की बात है कि आई डीएल और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो या तो बाहर निकलेगा या तो अंदर आएगा। बेटा दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे बड़ा आसानी से, सिर्फ डायरेक्शन में। यहीं से सोचो ना, आई डीएल और आर ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में तो आई डीएल आर हो गया, और क्या बोले थे, ये दोनों सेम प्लेन में होगा। और इसका जो रिजल्टेंट है मतलब डीबी वेक्टर, जो डीबी वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। अब आप या तो सर या तो आपका के में आएगा या तो अंदर माइनस के में आएगा, यही तो ऑप्शन है ना। अगर एक्स वाई में ये दोनों है तो इसका रिजल्टेंट किस में जाएगा, सर इसका रिजल्टेंट जाएगा जेड में। और जेड क्या है, या तो के है या तो माइनस के है। बात खत्म, खत्म हो गया बात। अब क्या करता है एग्जामिनेशन में, क्या कर सकता है, अब देखिए एग्जामिनेशन में क्या कर सकता है वो भी सुनिए। एग्जामिनेशन में क्या कर सकता है कि ये एक्स वाई वो देगा ही नहीं, वो एक्स वाई ये नहीं देगा। वो मान लेते हैं कि वो दे देगा एक्स जेड प्लेन, वो मान लेते हैं एक्स जेड प्लेन दे देगा। भैया अगर ये एक्स जेड हो गया तो इसका आंसर किस में आएगा, सर अगर एक्स जेड अगर आप ये ले लीजिएगा तो इसका आंसर या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर एक्स जेड इस प्लेन में है तो वाई इसका परपेंडिकुलर प्लेन में होगा कि नहीं, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, माइनस जे में। समझ गए बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई कंफ्यूज मत करोगे। एक्स जेड आ जाएगा तो वाई आंसर होगा। और जनरली हम लोग बोर्ड वाला प्लेन को एक्स वाई लेते हैं, इसलिए एक्स वाई प्लेन ऐसे घुमाइएगा तो इधर जाएगा सर, और ऐसे घुमाइएगा तो अंदर जाएगा। फिर से बोल रहा है बेटा, अगर एक्स अगर इस तरीके से घुमाओगे, इस तरह से घुमाओगे तो ये जाएगा, और इस तरीके से घुमाओगे तो अंदर जाएगा। और घुमाने का तो यही तरीका होगा, ऐसे करके घुमाइए, या तो इधर जाएगा, या डीएल क्रॉस आर करेंगे तो ऐसे करके ये अंदर चला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आया। ये तो था थंब रूल, थंब रूल तो समझा दिए। सर एक और आप सिखाए थे राइट हैंड पाम रूल, वो तो और आसान सा है बेटा, सबसे आसान सा यही हमको लगता है। देखिए ध्यान से, करंट किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा, आई एलिमेंट इधर ही है होगा सर, आई डीएल। कहाँ पे निकालना है सर, पी पॉइंट पे, आर वेक्टर पे, पी पॉइंट पे निकालना है। फर्स्ट वाला बता दिए, पूरा हथेली रख के बता दिए। अब राइट हैंड पाम रूल जो कि बड़ा आसान है। करंट के डायरेक्शन में क्या बोले थे बेटा, फर्स्ट वाला डायरेक्शन, फर्स्ट वाला में अंगूठा रखो, फर्स्ट वाला में सर अंगूठा रख दिए। किधर निकालना है बेटा, पी पे, ऐसे हाथ फैला दो, लो बेटा ऐसे करके हो गया। पाम कहाँ जा रहा है, देखो तो ये पाम कहाँ जा रहा है, अंदर के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, मतलब कितना हो गया, माइनस के। माइनस के का मतलब क्या होता है, क्रॉस। कुछ समझ में आ रहा, दो तरीका से बताए। आई डीएल पे हाथ रखिए, आई डीएल पे हाथ रखिए, आर के तरफ घुमाइए, अंगूठा क्या दे दिया, रिजल्टेंट। ये हो गया थंब रूल। और राइट हैंड पाम रूल क्या बोला था कि सर फर्स्ट वेक्टर के तरफ अंगूठा रखिए, फर्स्ट वेक्टर के तरफ अंगूठा रखिए, फिंगर को खोल दीजिए जहां पे निकालना है, जहां पे निकालना है, यहां पे निकालना है बेटा, ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे निकालना है। ये देखो ये वाला पॉइंट पे निकालना, हम उसी तरफ रख देंगे करंट, और यहां पे देखो रख दिए, देखो ये वाला रख दिए। यहां पे पाम कहां जा रहा है बेटा, सर अंदर की तरफ पाम जा रहा, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, जेड। इसीलिए बोल रहे हैं दो क्यों बता रहे हैं, एक से भी आप पूरा मैग्नेटिज्म सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक से। फर्स्ट वेक्टर के तरफ हथेली रखिए और सेकंड वेक्टर के तरफ मोड़िए, अंगूठा आपको रिजल्टेंट दे देगा। कई बच्चे बोर हो गए होंगे सुन सुन करके, इतना बार बताया है, लेकिन आप सोचिए कि हम कितना पेशेंस रख के एक ही बात को बता रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर के तरफ हथेली रखिए, सेकंड के तरफ मोड़िए, अंगूठा आपका क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। या राइट हैंड पाम रूल में अंगूठा दे देता था रिजल्टेंट। अब अंगूठा को रखिए फर्स्ट में, अंगूठा को रखिए फर्स्ट में, फिंगर को खोल दीजिए सेकंड के तरफ, आपका पाम जो है वो क्या दे देगा बेटा, आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन दे देगा। एकदम बेटा हिंदी में, हिंदी भाषी की तरह लिख लोगे, एकदम हिंदी में लिख लेना कि थंब रूल में क्या बताए थे बेटा, थंब रूल में क्या बताए थे, लिखिए हिंदी में लिखिए बेटा। फर्स्ट वेक्टर की तरफ हथेली रखिए, सेकंड वेक्टर की तरफ मोड़ दीजिए, आपका थंब जो है वो दे देगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। और राइट हैंड पाम रूल में क्या बताए थे बेटा, राइट हैंड पाम रूल में फर्स्ट वेक्टर की तरफ अंगूठा रखिए, मतलब आई के तरफ अंगूठा को घुसेड़ दीजिए, और जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे फिंगर को खोल दीजिए, आपका पाम क्या दे देगा बेटा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अरे सोचो ना, थंब रूल में थंब रिजल्टेंट देगा, राइट हैंड पाम रूल में पाम आपको रिजल्टेंट देगा, बस बात खत्म।
इतने बार आपको बता चुके हैं, कई बच्चे एकदम बोर हो चुके होंगे कि सर एक ही बार को कितना बार बता रहे हैं, पर आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब सर डायरेक्शन हम आराम से निकाल दिए कि अगर आई वेक्टर इधर तो आई डीएल भी यही होगा बेटा, आई डीएल भी यही हो जाएगा। अगर आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा क्रॉस। समझ में आ गया ना बेटा, क्रॉस देख लीजिए, डीएल क्रॉस आर, मतलब अंगूठा पहले से बोर्ड के अंदर घुसा दीजिए, बोर्ड के अंदर। तो डीएल तो ये हो गया बेटा, ये डीएल हो गया, ये वाला जो हिल, ये डीएल, और आर के तरफ ऐसे करके मोड़िएगा तो अंगूठा अंदर के तरफ हुआ कि नहीं, मतलब क्या हो जाएगा यहां पे सर, क्रॉस हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सर और अभी तो बस एक बताया ना, अभी और बताएंगे बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस आपके वेट कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब एक एक क्वेश्चन करके थोड़ा सा उठा लेते हैं ताकि 2-4 कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए। ये आई है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका आई है, मतलब सर कहीं ना कहीं आपका करंट एलिमेंट वेक्टर क्या होगा, आई डीएल वेक्टर यहीं पे आपका हो जाएगा। आपको निकालना कहाँ है सर, इस तरफ देखो तो बेटा P1 के तरफ, P1 के तरफ डॉट होगा कि क्रॉस होगा सर अब तो क्लियर ही हो गया। राइट हैंड पाम रूल से देखिए ना सर, आई के तरफ कर दिए और पी के तरफ निकालना है। देखिए तो सर पाम इधर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर कोई सा भी पॉइंट होगा बेटा, सब का सब आपका क्रॉस में जाएगा कि नहीं सर, सारा का सारा पॉइंट क्रॉस में जाएगा। कैसे बेटा, ऐसे आई डीएल, देखो अभी राइट हैंड पाम रूल, आई डीएल और इधर अंदर के तरफ आर, देखो तो बेटा पाम कहाँ जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा। अगर घुमाना चाहते हो थंब रूल से तो डीएल के तरफ ऐसे रखिए, आर के तरफ मोड़िए, अंगूठा कहाँ जा रहा, अंदर के तरफ जा रहा। सर इधर क्या होगा, देखिए तो इधर P2 भी है ना बेटा, सर इधर अगर P2 है, यहां पे क्या होगा सर बताइए तो। देखो आईडियल कैसे था बेटा, आईडियल कैसे था, देखिए ध्यान से, आईडियल कैसे था, ऐसे करके था, आर की तरफ मोड़ना था, मतलब इधर वाला सारा पॉइंट जब इधर मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, इधर। अब देखो बेटा इधर के बारे में सोचना है, तो आईडियल तो ऐसे रख दिए, मोड़ना कहाँ है, इधर मोड़ना है, तो बेटा ये मोड़ना हुआ कि ये तोड़ना हुआ, सर ये तोड़ना हुआ, ये मोड़ना नहीं हुआ। मोड़ने के लिए सबसे पहले आईडियल तो यही रहा, देखो बेटा आईडियल तो ये है, आईडियल तो ये है, अब इसको हम आईडियल को ऐसे कर दिए, और इधर अगर मोड़ेंगे, अगर इधर मोड़ेंगे तो देखो तो बेटा कहाँ अंगूठा जा रहा, सर अंगूठा जा रहा है डॉट में, मतलब प्लस के में, मतलब इधर जितना पॉइंट है सारा का सारा डॉट चला जा रहा कि नहीं। पहले तो आपको थंब रूल से बता दिए, आईडियल ऐसे बेटा, आईडियल ऐसे, और इधर आप मोड़ोगे, जब इधर मोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, इस लाइन से जब इधर मोड़ रहोगे, आर को इधर, ये आर यहीं पे लोगे ना, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, कहीं पे भी लोगे, तो आर की तरफ मोड़ेंगे तो देखो तो बेटा इधर सब क्या आ जा रहा है, डॉट, मतलब इधर आ जा रहा है प्लस के वेक्टर, और इधर क्या आ जा रहा है बेटा, माइनस के वेक्टर। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा सर राइट हैंड पाम रूल से भी बता दीजिए, राइट हैंड पाम रूल में देखो तो बेटा फर्स्ट वेक्टर के तरफ लगा दिए, और मोड़ना किधर है बेटा, आपको ये पॉइंट किधर रखना है, ये रेड वाला सर इधर निकलना है। देखो तो बेटा आई ऐसे हो गया, और फिंगर कहाँ चला गया बेटा, आर वेक्टर के तरफ, चारों फिंगर। तो देखो तो पाम आपका क्या डायरेक्शन दे रहा है, पाम बाहर की तरफ निकल रहा कि नहीं, तो क्या हो गया, डॉट। डॉट हम बड़ा डरते हैं दो बताने से, लेकिन दो इसलिए बताते हैं ताकि बच्चे को आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल बहुत आसान है, देखो तो बेटा अगर मान लेते हैं ऐसे करके ये डाउन आ रहा है, अगर ऐसे करके डाउन आ रहा है, देखो तो बेटा डाउन अगर ऐसे करके आ रहा है, देखो तो बेटा इधर क्या जा रहा है, इधर अंदर की तरफ जा रहा कि नहीं, और जब इधर अंदर की तरफ जाएगा तो इधर क्या जाएगा, बाहर की तरफ। मतलब अगर करंट नीचे जा रहा है बेटा तो ये क्या हो गया, क्रॉस, और इधर जितने सारे पॉइंट है सब क्या हो जाएंगे, डॉट। इधर कितने पॉइंट है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस। देखिए ना बेटा, ये देखिए आई ऐसे करके गया, इधर निकालना है तो इधर तो अंदर की तरफ पाम जा रहा, मतलब इधर सब क्या हो जाएगा, क्रॉस। और इधर देखो तो बेटा आई तो ऐसे हो गया, और इधर निकालना है, मतलब इधर क्या जा रहा, पाम किधर जा रहा, आपके तरफ आ रहा, मतलब क्या हो जाएगा, डॉट। सर करंट एलिमेंट वेक्टर से भी उससे बता दीजिए, थंब रूल से। अरे थंब रूल में क्या हो गया, आईडियल ऐसे हो गया नीचे की तरफ, अब देखो नीचे की तरफ रख दिए, नीचे की तरफ आपको हम रख दिए, और इधर आर की तरफ अगर आपको जाना है, देखिए थंब रूल से भी आपको समझा रहे हैं, ये हो गया आपका आईडियल वेक्टर, ये हो गया सर आपका आईडियल वेक्टर, आईडियल पे रख दिए बेटा। और अगर आप इधर घुमाओगे, अगर आप आर वेक्टर के तरफ घुमा रहे हैं तो इधर देखो तो सारा का सारा डॉट मिल रहा कि नहीं, सारा का सारा डॉट मिल रहा कि नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखो बेटा ऐसे किए तो इधर तो घुमा सकते हैं, लेकिन इधर तो घुमाना नहीं होगा, इसको तो तोड़ना बोलते हैं। इधर घुमाने के लिए अंगूठा को पहले अंदर रखना पड़ेगा, आईडीएल इधर, और अब देखो इधर घुमाएंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है बेटा, बोर्ड के अंदर, मतलब सर यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे डॉट हो जाएगा। इसको जरूर करोगे बेटा। ये वाला क्वेश्चन करा दिए, इधर आराम से आपको समझ में आ गया कि सर इधर हो जाएगा क्रॉस, इधर हो जाएगा डॉट। अगर सर आप उल्टा कर दीजिए तो इधर हो जाएगा आपका क्रॉस और इधर हो जाएगा आपका डॉट। कहीं कोई दिक्कत है बेटा? सर ये वाला भी क्वेश्चन को करा ही दीजिए, अभी इसको भी करा देते हैं बेटा। देखो आई का मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, डीएल वेक्टर ले लेंगे तो आई डीएल वेक्टर हो गया बेटा। देखिए राइट हैंड पाम रूल से देख लीजिए, आई डीएल इधर देखना बेटा, बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। देखो अंगूठा इधर हो गया और ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये पॉइंट अगर आपका यहाँ पे है और यहाँ पे निकालना है, देखो तो बेटा समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना, ये आईडीएल हो गया, इस पॉइंट पे निकालना है। पाम आपका कहाँ गया बेटा, बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं, पाम आपका बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डॉट हो जाएगा। डॉट हो जाएगा कैसे सर, ये आईडीएल हो जाएगा, ये आर वेक्टर हो गया, तो सर ये तो इन प्लेन में हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा आउटसाइड द प्लेन होगा। तो देखिए तो सर आईडीएल और आर वेक्टर, देखो तो बेटा पाम कहाँ चला गया, इधर, मतलब क्या आंसर आ जाएगा, डॉट में। सर उससे बता दीजिए थंब रूल से। थंब रूल से क्या है बेटा, ये लो ना, ये क्या हो जाएगा, आईडीएल, आईडीएल के ऊपर हथेली रख दिए बेटा, आईडीएल के ऊपर हथेली रख दिए। चलिए सर हथेली अब ऊपर की तरफ मोड़ना है, अब ऊपर की तरफ मोड़ना है। देखो तो बेटा आईडीएल पे हथेली रख दिए, आर की तरफ मोड़े, देखो तो बेटा अंगूठा कहाँ जा रहा है, डॉट की तरफ। जैसे आपको जानना है वैसे जान लीजिए। ये पी पॉइंट का क्या होगा सर, देखिए ना, फर्स्ट वाले वेक्टर की तरफ अंगूठा रख दिए और सेकंड वेक्टर कहाँ पे निकालना है, पी वेक्टर निकालना है, तो ये भी कहाँ जा रहा है सर, देखिए तो ये अगर ऐसे हो गया तो ये भी कहाँ जा रहा है, डॉट में, ये भी कहाँ जा रहा है, डॉट में। एक क्लास में कराते हैं, ये दोनों कराते हैं तो बच्चा को लगता है सर उल्टा डायरेक्शन है, तो जरूर आप डॉट बताए थे तो अभी क्या हो जाएगा आंसर, क्रॉस। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए देखो आर वेक्टर हम नीचे कर दिए। देखो तो बेटा आई वेक्टर की तरफ हाथ रखे, किधर निकालना है, यहाँ पे निकालना है सर, पाम आपका क्या दे देगा, बाहर की तरफ, और ये आई डीएल वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई डीएल वेक्टर, आर वेक्टर इस प्लेन में है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा। सर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, आप ही सोच करके देखो, आईडीएल की तरफ हाथ रखो और इस पॉइंट पे निकालना है, पाम कहां जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस। और अगर आई सर मोड़ने वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए थंब रूल से। लो बेटा आईडीएल पे हथेली रख दिए, देखो ना आईडीएल पे हथेली रख दिए और पी की तरफ ऐसे करके मोड़े तो पहले से देखो तो अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं। सर आईडीएल की तरफ हाथ रख दिए, अब इधर निकालना है, तो इधर तो मोड़ नहीं सकते ना बेटा, इधर तो तोड़ेंगे, इधर तो मोड़ेगा नहीं, इधर तो टूटेगा, तो क्या करेंगे, पहले अंगूठा रख दीजिए, आईडीएल क्रॉस आर, क्या हो गया बेटा, अंदर में हो गया। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, कितना टाइम लग रहा है डायरेक्शन में, और ऐसा ऐसा डायरेक्शन में बहुत लंबा टाइम लगेगा। बेहतर है बेटा कि अभी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और दोनों लेकर के चलना बेटा। थंब रूल बहुत आसान है, राइट हैंड पाम रूल बहुत आसान है। थंब रूल में थंब आपका रिजल्टेंट देगा, राइट हैंड पाम रूल में पाम आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन देगा। दो इसलिए लेकर के चलते हैं ताकि कहीं पे जो आसान होता है हम बच्चा को बोलते हैं उसी से सॉल्व कर लो। अब देखो बेटा, अब यहाँ वाला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन को देखिए क्या है, देखिए ध्यान से बेटा, ये जो है बेटा ये करंट का डायरेक्शन को बता रहा। ये वाला जो गोला है बेटा ये बोलना चाह रहा कि यहाँ पे कोई एक कंडक्टर होगा जो कि करंट आपका बाहर की तरफ निकल रहा, करंट आपका बाहर की तरफ निकल रहा। और ये क्या बोल रहा है बेटा कि ये पी वेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, ये कोई कंडक्टर है जो कि डॉट का मतलब ही होता है बाहर निकला हुआ है, डॉट का मतलब है बेटा बाहर निकला हुआ है। अगर बाहर निकला हुआ है और आर पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, तो इट मीन्स दैट सर ये क्या हो गया सर, अगर आपका आई इधर जा रहा, डीएल वेक्टर क्या हो गया बेटा यहां पे जा रहा, और आर वेक्टर क्या है बेटा इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि आई के तरफ अंगूठा रख दो, राइट हैंड पाम रूल, अगर आई के तरफ अंगूठा रख दो और निकालना कहाँ है सर, पी पॉइंट पे निकालना है। देखो तो बेटा आई थिंक मेरा ओरिएंटेशन बन चुका, आई के तरफ देखो बेटा अंगूठा जा रहा, अंगूठा में करंट जा रहा,
और पोजीशन कहाँ रख दिए, देखो बेटा ये रेड वाला, देखो पी पॉइंट पे रख दिए। देखो तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आपका क्या दे देगा, ऊपर दे देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायरेक्शन दे देगा पी पॉइंट पे। अब बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर क्यों हुआ, अरे बाबू तो पहले बता दिए थे कि डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आर होगा, डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर होगा। देखो यहाँ बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई डीएल क्रॉस आर, आई डीएल क्रॉस आर, आई यहां पे हो गया आई, यहां पे हो गया आर, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है सर मेरे लिए परपेंडिकुलर है। तो मेरा फोकस है कि आर पे और आई पे दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, डीबी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करो बेटा, अगर ये क्रॉस है और हम यहां पे पी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, सर क्रॉस है, राइट हैंड पाम रूल से लगा दे, अथवा ये क्रॉस में क्या है बेटा, करंट है, करंट है, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लगा दिए, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लगा दिए, पी पॉइंट पे करना है। देखो तो बेटा यही पी पॉइंट है कि नहीं, अब देखो तो जो पाम है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दे देगा कि नहीं, मीन्स ये हो जाएगा सर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सारे क्वेश्चन को बेटा दो दो बार करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट हैंड पाम रूल का भी और आपका थंब रूल का भी। सर इसको भी थोड़ा थंब रूल से पढ़ा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आइडियल, देखो ध्यान से, अगर इसको थंब रूल से जानना है, आई तो ऐसे निकल रहा बेटा, आई ऐसे निकल रहा, ठीक है सर, तो इसके लॉन्ग ऐसे करके रख दिए बेटा, आई ऐसे निकल रहा, पहला वेक्टर के लॉन्ग रख दिए। अब दूसरा वेक्टर क्या है बेटा, दूसरा वेक्टर है आर वेक्टर, इधर ऐसे रखे हैं लेकिन मोड़ना कहाँ है, उधर। जब ऐसे करोगे तो मोड़ना उधर है, तो पहले आप ऐसे सेट कर लो, आप पहले ऐसे सेट कर लो बेटा, ऐसे सेट कर लिए, देखो आइडियल ऐसे सेट कर लिए और आर के तरफ ऐसे करके मोड़िए, देखिए तो थंब ऊपर की तरफ भाग रहा कि नहीं, देखिए तो थंब ऊपर की तरफ भाग रहा कि नहीं। आइडियल, आइडियल ऐसे रख दो बेटा, और आर इधर है, इधर है, ऐसे करके है, ऐसे करके है, आर इधर है, तो पहले अपना हाथ को भी तो ऐसे रख दो। अब आर को ऐसे मोड़ोगे तो देखो तो कहाँ जा रहा है, ऊपर। सर इसको भी आइडियल क्रॉस आर से बता दीजिए। आइडियल अंदर की तरफ हाथ रख दो बेटा, अंदर की तरफ आइडियल रख दिए, अंदर की तरफ हाथ रख दिए। सर मोड़ना किधर है, मोड़ना इधर है, तो हाथ को पहले ऐसे कर दिए बेटा, और मोड़ना इधर है, तो देखो तो अगर ऐसे मोड़े तो देखो तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है कि नहीं, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि आर वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर में क्या जाएगा बेटा, डीबी वेक्टर जाएगा। आ गया डीबी वेक्टर, सारा डायरेक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा टाइम बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है डायरेक्शन बताने में, बाप रे, ऑलरेडी 56 मिनट का लेक्चर हो चुका है, बहुत टाइम दिए बेटा, बहुत अच्छा। ये डायरेक्शन में टाइम दिए तो ध्यान रखना बेटा, आगे एम क्रॉस बी में इतना टाइम नहीं लगेगा, आगे डीएल क्रॉस बी में टाइम नहीं लगेगा। टाइम बेटा कहीं ना कहीं एक ही बार लगता है, एक ही बार टाइम लगता है। सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको हम, अब ये सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। अब इसके बाद क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लीजिए। अच्छा आपको तो पता है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इसका यूनिट में थोड़ा सा आपको फोकस करते हैं बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन में। यूनिट एंड डायमेंशन, किसका यूनिट एंड डायमेंशन बोल रहे हैं सर? सर यूनिट एंड डायमेंशन अभी बी वेक्टर का बोल रहे हैं। सबसे पहला तो बेटा इसका एसआई यूनिट जो है, देखते जाइएगा, इसका जो एसआई यूनिट है बेटा ये है टेस्ला। बस अभी आप इसको ही लेके चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेस्ला। जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहां पे क्या लिखेगा बेटा, टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ला हो गया। ये क्या है इसका सर वो है एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा, गॉस। सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा, गॉस। सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस। और दोनों में कन्वर्जन क्या है, 10⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। बात खत्म हो गया होगा। सर एसआई यूनिट इसका टेस्ला है और सीजीएस यूनिट इसका गॉस है। 10⁴ गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। लेकिन इसका एक और यूनिट है बेटा, न्यूटन एम्पियर मीटर। सर ये कैसे हमको समझ में आएगा? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लिख करके छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला होता है F बराबर IBL। अभी बताएंगे, सब आगे बताएंगे। क्या हो रहा है ना बेटा, जब यूनिट लिख रहे हैं तो 4-5 जितना इसका यूनिट हो सकता है सब लिख देते हैं। अगर कॉपी में एक जगह रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर F बराबर IBL, तो B बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर न्यूटन, और यहाँ से आ जाएगा करंट का एम्पियर, और L का क्या हो जाएगा, मीटर। न्यूटन एम्पियर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसका और यूनिट होता है बेटा, वेबर
पर मीटर स्क्वायर। सर ये कौन सा यूनिट है बेटा, आगे समझाएंगे। जब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स हम पढ़ाने लगेंगे वहां पे बताएंगे फाई बराबर होता है BA। फाई का मतलब होता है वेबर और ये एम्पियर, ये क्या है, एरिया है। एरिया का क्या हो जाता है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीन्स एक यूनिट टेस्ला, CGS यूनिट गॉस, एक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कहां से आया सर, यहां से आया, ये वाला से आया, ये वाला से आया। आप बस नोट कर लो, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे वो भी है ना, नीट टारगेट वाले हैं, IIT टारगेट वाले हैं, उनको समझ में आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया सर ये वाला आया है फ्लक्स के डिफिनेशन से। ये हो, फिर से बता रहे हैं, ये वाला फार्मूला है, ये वाला इसका फार्मूला है, ये वाला इसका फार्मूला है, ये यहाँ से आया है। एक और इसका यूनिट होता है बेटा हेनरी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका एक यूनिट और होता है, ये कहाँ से आया है सर, ये आगे आपको हम पढ़ाएंगे बेटा। फाई बराबर होता है L/I। इसी को बोलते हैं बेटा, ये क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या था बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका यूनिट क्या होता है, वेबर। ये होता है बेटा इंडक्टेंस। ये क्या होता है बेटा, इंडक्टेंस। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाएंगे। ये होता है इंडक्टेंस और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, हेनरी। और ये आई का मतलब क्या हो गया, एम्पियर। हेनरी एम्पियर मतलब वेबर। फाई बराबर, फाई का क्या होता था, वेबर। तो वेबर बराबर क्या हो गया, हेनरी इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। इससे मेरा एक फायदा क्या हो गया बेटा, कि सारा का सारा यूनिट एक जगह मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन अगर करना है, डायमेंशन तो बड़ा आसान है सर। न्यूटन का क्या होता है बेटा, MLT-2, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बेटा, एम्पियर का ए रहने देते हैं। और ये क्या हो गया, लेंथ का मतलब क्या हो गया, मीटर। लेंथ का क्या हो गया, मीटर। L से L कट जाएगा, मतलब M1। उसके बाद L का पावर क्या हो गया बेटा, 0। T का पावर क्या हो गया, -2। और A का पावर क्या हो गया, -1। कोई दिक्कत है। न्यूटन का MLT-2, ये हो गया एम्पियर। आई का क्या हो गया, एम्पियर। और लेंथ का क्या हो गया, L। तो L से L तो कट जाएगा, तो क्या हो गया, M का पावर 1, L तो खत्म हो गया, L का पावर 0, T का पावर -2 और A का पावर -1। कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से कर लेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट आइए समझिए। सर नेक्स्ट एक बात को आप डिस्कस हम लोग नहीं किए, यहाँ पे जो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कर रहे थे सर IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो μ0/4 IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। सर ये वाला क्या था, इस μ0 को क्या बोलते हैं बेटा, परमियाबिलिटी। याद है कूलम्स लॉ में क्या कराए थे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, परमिटिविटी। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, परमियाबिलिटी। क्या बोलेंगे, परमियाबिलिटी। या कई लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, क्योंकि मैग्नेटिज्म चैप्टर में आया है ये कांस्टेंट। इसका नाम क्या है बेटा, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। अब जैसे यहां पे कॉन्सेप्ट था, ये किसके लिए था बेटा, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। तो ये नॉट भी किसके लिए आ जाएगा बेटा, एयर के लिए आ जाएगा, वैक्यूम के लिए आ जाएगा, फ्री स्पेस के लिए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए आया था बेटा, सर मीडियम के लिए आया था। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये मीडियम के लिए आ जाएगा। और एक टर्म्स याद है, रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या फॉर्मूला था बेटा, ऐसे करके एप्सिलॉन नॉट था। तो ये भी क्या हो जाएगा, किसी मीडियम के लिए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सर एकदम कॉपी पेस्ट टाइप का लग रहा है। परमिटिविटी यहां पे, और यहां पे क्या हो जाएगा, परमियाबिलिटी ऑफ एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, permeability of medium, relative permeability which is equal to nu divided by nu naught। एक तो बात समझ में आ गया। सर इसका तो वैल्यू होता था 9 × 10⁹, मतलब इसका भी कुछ वैल्यू होगा बेटा। इसका वैल्यू होता है μ0/4 जो कि डायरेक्टली कांस्टेंट दे दिए। इसका वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻⁻7। अब इसे यूनिट नहीं लिखे हैं, 10⁻⁻7 मतलब μ0 का जो वैल्यू हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7, 4π × 10⁻⁻7। क्लियर हो गया, ठीक है सर। देखो फिर से बोल रहे बेटा, μ0 का वैल्यू कितना हो गया, 4π × 10⁻⁻7, या μ0/4 अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है 10⁻⁻7।
ठीक है सर, वैल्यू भी पता लग गया। इसका जैसे परमिटिविटी था वो परमिट करता था, एलाउ करता था इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स के लिए, तो परमियाबिलिटी भी क्या करता है बेटा, इट मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एलाउ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एलाउ करता था, इलेक्ट्रिक फोर्स को एलाउ करता था परमिटिविटी इंटरेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से परमियाबिलिटी भी आ गया। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एलाउ होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ होता है, और यहां पे क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स में एलाउ करता है। इट मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल के अंदर कितना एबिलिटी है कि वो एलाउ कर सके मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। क्लियर हो गया। सेम परमिटिविटी जैसे यहां पे परमियाबिलिटी हो गया सर। अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन भी निकालना है। चलो बेटा इसका यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे पहले तो इसका डायमेंशन देखो बेटा, यहां से आ जाएगा। डीबी का हो गया बेटा टेस्ला, इसका हो गया टेस्ला, टेस्ला हो गया। अब सुनो, टेस्ला हो गया, ये न्यू नॉट का हमको निकालना है, 4 पाई का तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। आईडीएल, आईडीएल का मतलब आई का मतलब एम्पियर, डीएल का मतलब मीटर, साइन थीटा में कोई हेडेक नहीं है, आर स्क्वायर मतलब सर 1 मीटर से 1 घटा, मतलब न्यू नॉट का जो पहला यूनिट आ गया टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर, टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। कोई दिक्कत है बेटा, टेस्ला मीटर, चूंकि ये मीटर यहां पे आएगा उसके बाद यहां पे ये एम्पियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके साथ सेट करके बताइए तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया बेटा, न्यूटन एम्पियर मीटर, यहां पे न्यू नॉट वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या है आई, आई का मतलब क्या हो गया बेटा एम्पियर, यहां पे क्या हो गया मीटर, साइन थीटा का तो कोई हेडेक ही नहीं है, मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर से ये मीटर चला गया, 1 मीटर से ये मीटर चला गया, ये मीटर से ये मीटर चला गया, मतलब न्यू नॉट का जो यूनिट हो जाएगा बेटा न्यूटन, ये तो न्यूटन हो गया, ये एम्पियर मिलकर के न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हमको आसान क्या होगा, अगर इसका डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन न्यू नॉट का डायमेंशन, डायमेंशन को ऐसे लिखते हैं ना, तो न्यूटन का क्या हो गया बेटा, mLT का पावर -2 डिवाइडेड बाई एम्पियर का पावर 2। ये देखिए एम्पियर, ये देखो बेटा ये मीटर से 1 मीटर कटा और ये मीटर से ये मीटर कटा, या मीटर को यहाँ ला के मीटर स्क्वायर कर दो, मीटर सर समझ गए। यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा, mLT का पावर -2 a का पावर -2। क्लियर हो गया, mLT का पावर -2 a का पावर -2। तो अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड के सार, अच्छा वेबर के टर्म में भी लिख सकते हैं, हेनरी एम्पियर के भी टर्म में लिख सकते हैं। ये टर्म हम इसलिए लिख लिए कि तुरंत थोड़ा सा डायमेंशन लेकर के हम आ जाए, यहां से भी कर सकते थे। टेस्ला का कितना हो गया बेटा, एल नहीं होता है, टी का पावर -2 देखिए ना वहाँ पे, ए का पावर -1, ये मीटर का मतलब एल, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा एम्पियर। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मीटर, यहाँ पे क्या हो गया एम का मतलब मास यहाँ पे आ गया, एल का देखो बेटा 1 पावर यहाँ पे, टी का पावर -2, ए का पावर -1 और ऊपर जा करके ए का पावर -2 हो गया। ये डायमेंशन इसका हो गया परमियाबिलिटी का, और ये डायमेंशन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डायमेंशन करा दिया बेटा, यूनिट डायमेंशन किसका करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड का भी करा दिए और परमियाबिलिटी का भी करा दिए। चलो थोड़ा सा स्पेस और बचा हुआ है मेरे पास, एक क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, इसको भी अच्छा क्वेश्चन है। एक देखिए बेटा नीचे में क्वेश्चन है, चलिए 1-2 चीजें हैं, हमको पता नहीं छूट मत जाए, याद भूल मत जाए। 2 चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 चीज़ें डिस्कस करना। पहले तो इस क्वेश्चन को करके ख़त्म कर देते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करके हम ख़त्म कर देते हैं। एन एलिमेंट डेल्टा, देखिए बेटा एन एलिमेंट डेल्टा एक्स आई इज प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैरी अ लार्ज करेंट ऑफ 10 एम्पियर। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं बेटा, ये आपका डेल्टा एक्स हो गया, ये आपका डेल्टा एक्स हो गया जो कि आपका ओरिजिन पे है, और ये कितना करंट कैरी कर रहा, 10 एम्पियर का। डेल्टा एक्स आई मतलब इसको ले लिए आई, इधर ले लेंगे बेटा वाई, इधर ले लेंगे एक्स, इधर ले लेंगे जे। चलिए, एन एलिमेंट डेल्टा एक्स आई इज प्लेस एट द ओरिजिन एंड कैरिंग अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना हो गया बेटा 10 एम्पियर, बस इतना ही पता है अभी हमको। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा,
एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, मतलब ये 0.5 मीटर पे डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले चेक किया जाता है क्या एलोंग तो नहीं है। आईडीएल के एलोंग ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इधर सब जीरो होगा। चूंकि क्यों, चूंकि सर ये वाला हो गया क्या बेटा, फिर से बता रहा हूं, ये वाला हो गया बेटा आपका आईडीएल, इसके अलोंग जितना पॉइंट होगा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इधर से थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, इधर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अब तो आईडीएल आपका ये हो गया बेटा आईडीएल, और आर आपसे पूछ रहा वाई एक्सिस में। हाँ सर, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा ये दिया हुआ है बेटा डेल्टा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, डेल्टा एक्स का वैल्यू दे दिया है 1 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा ना, वही डेल्टा एक्स मतलब जो डीएल को हम लोग बोलते थे, उसी डेल्टा एक्स का डीएल कितना दे दिया बेटा 1 सेंटीमीटर। आराम से निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड। अच्छी बात है कि थीटा 90 डिग्री हो गया, तो डीबी बराबर कितना हो गया बेटा न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। न्यू नॉट बाई 4 पाई के जगह पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं 10 टू द पावर -7। यस सर, आई डी एल, आई का वैल्यू कितना हो गया बेटा 10 दिया हुआ था, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। डीएल, डीएल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर -2। साइन 90 मतलब 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 0.5, 0.5 का मतलब हमेशा कितना लिखो, डायरेक्टली इसे लिखना चाहिए 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर चला जाएगा 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -9 और 10 मतलब -8। यूनिट क्या देंगे बेटा टेस्ला, यूनिट क्या दे देंगे आपका टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपका आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। खत्म हो गया। अच्छा सवाल था ये, देखना ये था कि एलोंग द लाइन नहीं ना पूछ रहा। अगर यही बोल देता कि डेल्टा एक्स, अगर यहाँ पे बोल देता आपको कहाँ, यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0, अगर यहाँ पे अगर आपका एक्स एक्सिस लिख देता तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता बेटा 0, नल वेक्टर आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है सर, नल वेक्टर आ जाता। चलिए ये क्वेश्चन तो करा दिए बेटा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, हम भूल जाते हैं उसको लेकिन याद आ गया, उसको बहुत आपको हेल्प करेगा। देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपका जबरदस्त हेल्प करेगा, खासकर नीट में तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे बेटा। यहां देखना तो बेटा डीबी, डीबी बराबर डीबी, देखो ऐसे एरो मारे हैं मतलब न्यू नॉट, यहां पे हो गया आई, यहां पे हो गया मीटर और यहां पे हो गया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। मतलब देखिए हमेशा के लिए आपको बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो ऑर्डर में आएगा, मैग्नेटिक, आप आंसर कभी भी चेक करिए इस वे में, आपका 1-2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट होगा। डीबी, ड्यू नॉट सामने आ जाएगा बेटा, उसके बाद एक करंट आ जाएगा, एक न्यू नॉट आ जाएगा, एक करंट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आ जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बच्चे के लिए, खासकर आप इस वाला कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा ना, तो 1-2 ऑप्शन आपका एग्जाम में इसी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। डीबी जो ये डायमेंशन वाइज आता है, डायमेंशन वाइज क्या आता है न्यू नॉट, ये तो याद रहेगा सर, चूंकि डीबी है मैग्नेटिक फील्ड है तो न्यू नॉट तो उसका साथ साथ आ ही जाएगा। ऊपर करंट नीचे डिस्टेंस, मतलब जितना कुछ डिराइव करेंगे स्ट्रेट कैरिंग वायर के लिए, सर्कुलर लूप के लिए, एक्सिस पे स्ट्रेट वायर के लिए, आगे सोलोनॉइड के लिए, आगे टोरोवाइड के लिए, ना जाने कितना कुछ करेंगे। डायमेंशन सबका यही इसी फॉर्म में रहेगा, एक न्यू नॉट, ऊपर में करंट और नीचे में डिस्टेंस। बस हमेशा याद रखिएगा न्यू नॉट, ऊपर करंट, नीचे डिस्टेंस। याद क्या रखिएगा, मतलब आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ये डीएल से एक आर स्क्वायर कटेगा तो नीचे ही तो मीटर बचेगा ना, नीचे क्या बच जाएगा बेटा आपका डिस्टेंस बच जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा सर करंट, और 4 पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब न्यू नॉट, ऊपर में करंट, नीचे में डिस्टेंस, ऊपर में करंट, नीचे में डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा, आपको क्वाइट हेल्पफुल ये करेगा, बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि टॉपिक हम, अच्छा आपको एक बात समझ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर सकते हैं। 1 घंटा 13 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअली मेरे मोबाइल का स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सिंपल सा मोबाइल है, सिंपल सा सेटअप है, बस बना रहे अपने बच्चे के लिए कि जिनका क्लास छूट जाता है, जिनको क्लास में क्या होता है दिखते बहुत ज़्यादा होते हैं, सर अब छोड़ दीजिए, अब छुट्टी दे दीजिए। यहाँ पे हमको छुट्टी देने के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, तो हर तरीक़ा से इसमें अपना एनर्जी झोंकते हैं ताकि बच्चे जो क्लासरूम में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो देख के कुछ अच्छा कर लें। चलिए
तो अभी एक चीज़ बस बचा हुआ था बेटा कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए कर ही देते हैं, जितना टाइम लगता है लगने दो। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़े हो बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो दो लॉ है, एक है कूलम्स लॉ और दूसरा है गॉस लॉ। एक कूलम्स लॉ था, दूसरा गॉस लॉ था। उसी तरीक़ा से मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़िएगा? अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे, जैसे कूलम्स लॉ था ना बेटा, वैसे होता है बायो सेवर्ट लॉ, और जैसे वहाँ पे गॉस लॉ था वो यहाँ पे होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL। फिर से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ, गॉस लॉ। अब यहाँ पे कूलम्स लॉ के तरह अभी आपको जस्ट पढ़ाएं बायोट सेवर्ट लॉ, और जैसे गॉस लॉ के तरह वैसे 4-5 लेक्चर के बाद आपको पढ़ाएंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ। सर इन दोनों में सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज थोड़ा सा डिस्कस कर ले, क्या सिमिलर है क्या सिमिलर नहीं है। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड था बेटा? पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड था। पहला बात सुनना बेटा, एक पॉइंट चार्जेज के लिए वैलिड था, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था क्या सर? कूलम्स लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ भी क्या है? एलिमेंटल करंट एलिमेंट वेक्टर के लिए है, करंट एलिमेंट वेक्टर के लिए। मतलब सर ये भी छोटे से के लिए था और ये भी स्मॉल रीजन के लिए था। दोनों स्मॉल रीजन के लिए था कि नहीं? यस सर। दोनों को हम लॉन्ग रीजन पे कैसे लेकर के आते हैं सर? 2 मेथड था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, इंटीग्रेशन मेथड था। मतलब यहाँ पे भी दोनों वैलिड होगा। बायो सेवर्ट लॉ, कूलम्स लॉ स्मॉल चार्ज के लिए दिया था और ये स्मॉल एलिमेंट वेक्टर के लिए है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इंटीग्रेशन का यूज करके दोनों में हम पूरा का पूरा करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात अब समझिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन कॉज था क्या था? चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन कॉज था क्या था बेटा? चार्ज था। और चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कारण बनता है वो करंट एलिमेंट वेक्टर IDL बनता है बेटा। और IDL आपका कैसा क्वांटिटी है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। IDL कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण चार्ज बनता है और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता है बेटा? करंट कैरिंग वायर के वजह से। मतलब करंट फ्लो हो रहा तभी तो आ रहा। तो समझ में आ रहा ना, ये चार्ज के वजह से और ये करंट के वजह से। नेक्स्ट बोलना बेटा, ये तो 3 बहुत कॉमन बात है। चौथा बताइए कुछ सर। चौथा ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने एलोंग लगता है या इसके ऑपोजिट लगता है। अगर पॉजिटिव रखिएगा तो इस पे फोर्स एलोंग लगेगा, लेकिन इस पे फोर्स क्या लगेगा बेटा? अगर निगेटिव है तो जस्ट ऑपोजिट लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के को एलोंग से लेना देना है कि नहीं, या तो अपने डायरेक्शन में या तो जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में। क्या मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा था बेटा? 0। मतलब आप देखिएगा तो जस्ट उसका उल्टा है। ये क्या कभी थीटा बराबर 90 डिग्री पे एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सर कभी नहीं। यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री यही परमिशन है। थीटा 90 डिग्री परमिशन नहीं है, लेकिन यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री में ये परमिशन नहीं है, और थीटा बराबर 90 डिग्री में हाँ सर ये होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री में। देखो तो बेटा 4 पॉइंट समझ में आया? 4 पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज, करंट एलिमेंट वेक्टर दोनों में अप्लाई करते हैं। ये चार्ज, ये करंट, ये एलोंग द लगता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड या ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात और ध्यान रखना बेटा, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट में क्या है कि बायो सेवर्ट लॉ कहीं ना कहीं एंगल डिपेंडेंस है कि नहीं? एंगल डिपेंडेंस है कि नहीं? मतलब सर एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं बायो सेवर्ट लॉ? यस सर। लेकिन क्या कूलम्स लॉ एंगल डिपेंडेंट है? नो सर, वो एंगल इंडिपेंडेंस है। ये होता है बायो सेवर्ट लॉ और ये है बेटा आपका क्या? कूलम्स लॉ। बायो सेवर्ट लॉ कहीं ना कहीं एंगल पे डिपेंड करता है और वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस काफ़ी हो गया, 5 बता दिया। उसी की तरह आपको गॉस लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, जब एम्पियर सर्किटल लॉ बताएंगे तो गॉस लॉ के साथ उसका कंपैरिजन बता देंगे। 5 पॉइंट याद रहेगा।
आसान है, कोई एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको कंपेयर सीखना चाहिए। इससे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बोर्ड में है तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन अगर आपका ऐसे है तो या तो ऐसे पार्टिकल भागेगा या तो ऐसे पार्टिकल भागेगा। पार्टिकल कभी भी ऐसे नहीं भाग सकता है सर, ऐसा कभी नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट ऑपोजिट है। चलिए बेटा, आज के लेक्चर को हम लोग इसी पे ख़त्म करते हैं। पूरा लेक्चर को पढ़िए, डायरेक्शन में बिल्कुल बोर मत होइएगा, डायरेक्शन का सपोर्ट करिएगा और डायरेक्शन खूब हाथ घुमा करके सीखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके हम हाथ घुमाना कम करेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखेंगे, उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।